This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। आज वी आर हेयर अगेन विद द न्यू टॉपिक। जैसे हमेशा हम कहते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो ऐसा होता है जो कि पाकिस्तान की मईशत से डायरेक्टली लिंक्ड होता है और बहुत ही करंट और रीसेंट होता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बल्कि हम देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स या इसका ग्लोबल मार्केट से लिंक क्या है इसका, और हाउ टाइटली कोरिलेटेड आर वी विद द ग्लोबल मार्केट्स और द ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज पहले था, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज सबसे पाकिस्तान बनने के 2 महीने बाद ही मारज़ वजूद में आ गया था, विच वॉज सितंबर 1947। और उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज 1974 और 1997 में ये 2 स्टॉक एक्सचेंज बन गए थे। जब मेन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो हमेशा से कराची स्टॉक एक्सचेंज में ही रही है, 85 to 90%। उसके अलावा 14 to 20%, 14 to 15% हैज़ बीन इन द लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और 1 to 5% इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। उसी की वजह से अब इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट और इसको इंटरनेशनल टाइटनेस के लिए इसको ज़्यादा जो है हम इसको मर्ज कर दिया गया है। नाउ इट्स कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में ग्लोबली देखा गया वो ये कि लिबरलाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। अर्ली 1990s में हमने देखा कि बहुत सी इमर्जिंग मार्केट्स ने अपनी स्टॉक मार्केट्स को जो है लिबरलाइज कर दिया, जिसका मतलब है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आनी शुरू हो गई एंड दे मेड इट मोर लिबरल एंड मोर सॉफ्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। अपने उन्होंने रेगुलेशन भी इस तरह कर दिए कि फॉरेन इन्वेस्टर को मज़ीद अट्रैक्ट किया जाए। पाकिस्तान में भी 1990 के अराउंड जो है उसी वक्त उसको उन्होंने लिबरलाइज़ किया। जब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को लिबरलाइज़ करते हैं तो उसके बहुत से माशी फ़वाइद नज़र आते हैं, जो कि पाकिस्तान के केस में हमको इमीडिएटली आफ्टर द लिबरलाइजेशन नज़र नहीं आए थे। आज एक हमारा टॉपिक और डिस्कशन ये भी होगा कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आज़म खान साहब, जो कि CEO हैं सनराइज़ कैपिटल के। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आज हम आपसे सर यही डिस्कस करेंगे, 2-3 पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका रिलेशनशिप ग्लोबल मार्केट से क्या है, क्योंकि उसकी वजह जो मैं इस रीज़न ये टॉपिक रखने का ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा वाक़या अगर ऑयल में बहुत बड़ा डिप आ जाए तो फिर तो हम इंटरनेशनली जो होता है उसको हमारे भी असर पड़ता है उसका। बट लास्ट 7-8 डेज से हमारी मार्केट जो है माशाल्लाह इट इज़ डूइंग ओके, इट इज़ शोइंग ग्रीन एंड वो 32,000 का साइकोलॉजिकल जो उस पर खड़ी हुई है, और कल भी जो है 227 पॉइंट का गेन हुआ है, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स और वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। तो इससे सवाल ये दिमाग में पैदा होता है कि कितना रिलेटेड हम लोग हैं, इंटीग्रेटेड हैं विद द ग्लोबल मार्केट। इस पर सर थोड़ी रोशनी डालिए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वी मस्ट टेक द लास्ट वन फर्स्ट। क्यों आपने इस तरह से कहा कि ग्लोबली मार्केट्स डाउन है और हमारी जो है वो अप साइड पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ट्रेंड नहीं डेवलप हुआ मार्केट में। देखिए, जब एक डाउन साइड होती है तो उसके बाद एक माइनर करेक्शन आपको मार्केट के अंदर नज़र आती है। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, एक बाउंस बैक इफेक्ट जिसे कहते हैं आप, वो एक डेफिनेटली आपको नज़र आएगा। और ये एक बाउंस बैक इफेक्ट है। जिस तरह से आपकी मार्केट 33,000 से इट कम्स टू 30,000, देन अगेन इट्स अराउंड 32,800, तो एक बाउंस बैक इफेक्ट होता है। लेकिन ये देखना ज़रूरी होता है कि इज़ इट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर है या नहीं है, और ये दोबारा से मेल्ट डाउन हो सकता है। तो दिस इज़ द सेम केस विद द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड द रीजनल मार्केट्स आल्सो। सो दीज फिनोमिनाज आर कैरी फॉरवर्ड बाय द ऑल एस्पेक्ट्स। इसमें पाकिस्तानी मार्केट भी है, इंटरनेशनल भी है, रीजनल मार्केट भी है। तो अब ये देखने में आ रहा है कि पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर जो करेक्शन हुई थी उसके बाद बाउंस बैक किया इंटरनेशनल मार्केट में भी, यूएस की मार्केट ने भी किया, ग्लोबल मार्केट ने भी किया, फिर पाकिस्तान की मार्केट भी ये कर रही है। लेकिन दोबारा से जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसकी वजह से फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इतना ज़्यादा टेम्पटेशन है मार्केट के अंदर कि जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में एक जजमेंट करने वाले लोग हैं, जो अपनी अर्निंग के ऊपर फोरकास्ट करते हैं, जो पीस के ऊपर करते हैं, जो डिविडेंड यील्ड के ऊपर करते हैं, दे आर अनसर्टेन, क्योंकि आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। हमारी मार्केट के अंदर जितनी कंपनी लिस्टेड हैं, आपको स्पेसिफिक कंपनी को स्टडी करना है, आप बिल्कुल कीजिए।
आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है आप बिल्कुल कीजिए, बट यू कांट जज द इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। क्योंकि उसका एक फैक्टर ये है कि आपकी मार्केट में सबसे बड़ा जो 100 इंडेक्स में वेटेज है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का है, ठीक है। और उस ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से अगर वहाँ से $2 डाउन होते हैं जैसे कल हुए, तो आज आप देख लीजिए उसकी मार्केट में इम्पैक्ट आएगा फौरी तौर पे। जो ऑयल अगर ₹2-3 नीचे खुला OGDC, पाको, PPL, तो फौरी तौर पे वो 100-150 पॉइंट आपके माइनस हो गए मार्केट के अंदर। तो आपको ये देखना लाजिम होता है कि आप इंडेक्स के ऊपर देख के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैंने समझा है इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों में, कि एक स्पेसिफिक बेंचमार्क हम खुद ही ले लेते हैं अपना, विदाउट एनी जजमेंट, एनी स्टडी, एनी रिसर्च। अब बताइए कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में एज अ इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ तो व्हाट टू डू विद द इंडेक्स। So why the reason I have to consider index? If I am going to study or going to invest in a certain company, so I have to take a balance sheet, I have to study the balance sheet, I have to take the research, ठीक है ना, I have to take all information which I should to take of the before on the particular company, and then I have to invest at 10% or 15% investment on my investment in the specific stock. Then I have to be sidelined for a year or 2 or 3 years or 5 years. I have to get a certain returns, 40%, 50%, 60%. Average it should be 20% return, annual returns. So if it comes after 5 years a 100% return, so average return of the annual is 20%. Okay. तो आपको इंडेक्स से क्या लेना देना, आपको ऑयल से क्या लेना देना। ऑयल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमें नहीं आ रहा, हम $60 से कह रहे हैं कि अनसर्टेन है। $25 पे लास्ट प्रोग्राम मेरा आपके पास था, $26 था, तो मैंने कहा यहाँ से बाउंस बैक होगा दोबारा से $32-35 फिर जा सकता है। बट ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है, ये फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो फिनोमिना डेवलप हो रहा है उसकी वजह से चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन नज़र नहीं आती हैं। क्योंकि ये हमारा तो एक ऑयल बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है ना, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी नहीं है। बट दुनिया की आप इकॉनमी लेंगे अगर तो वो तो ऑयल बेस्ड इकॉनमी है, उनके लिए तो बहुत ही वरी फैक्टर साइन है ये ऑयल का नीचे आना, क्योंकि वो तो रिच हुए हैं, वो ऑयल से तो रिच हुए हैं, हम तो ऑयल से रिच नहीं हुए। बट इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें दो फैक्टर्स हैं। आप कह रहे हैं ऑयल बेस्ड, एक व्हेन यू टॉक ऑफ ऑयल देयर इज ऑयल एक्सपोर्टर एंड ऑयल इंपोर्टर, ठीक है जी। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी करेंसी को, उनकी मईशत को बड़ा फ़र्क पड़ा है बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन द ऑयल प्राइस। बट हम लोग भी वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट और इफ नॉट द बिगेस्ट इन दिस रीजन इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स। तो हम पे फर्क तो पड़ता है उसका भी फिर ना, इन टर्म्स ऑफ एज एन इंपोर्टर हम पे फर्क तो पड़ता है, पॉजिटिव फर्क पड़ता है ना, पॉजिटिव फर्क पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, मगर उससे जो मेरा बेसिक सवाल ये था दोबारा से कि अगर ऑयल से फ़र्क हमें भी पड़ तो रहा है ना, तो उसका जो फ्लक्चुएशन है वो इतना क्लियर नज़र नहीं आता जितना कि बाकी मार्केट में नज़र आ रहा होता है। जैसे इंडिया के ऊपर ले लें आप, तो दैट इज आई थिंक मोर टाइटली अलाइंड विद द इंटरनेशनल मार्केट इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसिंग एज वेल। तो हमारे में क्या अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन विद द मार्केट, या ऐसा क्या है? क्या नहीं, यू आर एब्सोल्युटली, देखिए ना, मतलब मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी लॉजिक कि पाकिस्तान की मार्केट को आप इंडिया से मिला दें, या पाकिस्तान की मार्केट को आप जो है वो श्रीलंका या बांग्लादेश, नहीं, श्रीलंका से आप मिला सकते हैं। अभी मैंने विजिट किया है रिसेंटली श्रीलंका को, वहाँ की मार्केट में इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है। वहाँ की मार्केट तकरीबन आप समझ लीजिए इस तरह से फ्लक्चुएट करती है जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटें फ्लक्चुएट करती थी ना। कराची स्टॉक एक्सचेंज तो रीजन में मैं समझता हूँ कि इंडिया के बाद सबसे बेस्ट मार्केट है, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी है इन टर्म्स ऑफ आपकी लिक्विडिटी भी आपकी मार्केट में, आपके पास स्क्रिप्ट भी बहुत सारे हैं। और जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, ये मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर कह रहा हूँ लोगों को कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की मार्केट में 2005 के क्राइसिस के बाद, दुनिया में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं हुआ। जो रेगुलेटर ने हमारा काम किया है, बुरा तो लगता है बात चीज़ों में, क्योंकि जाहिर बात है कि आपका डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर करे और उसको चीज़ों को करेक्ट करे, फॉर द टाइम बिंग आपको बुरा तो लगता है, मुझे भी लगा, दूसरे लोगों को भी लगा होगा। लेकिन आगे चल के ये चीज़ समझ में आती है, जो समझदार लोग हैं, कि ये आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर हो रहा है, या आपके आने वाले लोगों के लिए बेहतर हो रहा है। अगर आप इसी स्ट्रीम लाइन पर काम करते रहे तो आगे आने वाले 20 सालों के अंदर आप 200% रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि आप इस वक्त 20-22% रिटर्न कमा रहे हैं। सर, फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, अगर मैं सही से समझ सका हूँ आपकी बात, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो हमारे जैसे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स को इतना ना देखें, हम जो स्पेसिफिक हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा गौर से देखें, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये एक ज़्यादा क्लियर फॉर्मूला इंडेक्स, क्योंकि आपका लिस्टेड नहीं है ना, आपका अगर दुनिया की दूसरी मार्केटों की तरह इंडेक्स को लिस्ट कर दें, लिस्टेड है दुनिया में इंडेक्स, अगर आप पाकिस्तान को लिस्ट कर दें इंडेक्स को, तो आपको इंडेक्स को देखना चाहिए कि भाई आज मैंने इंडेक्स में 32,800 के इंडेक्स में मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, कल ऑयल जो है वो $3 एकदम नीचे हो गया तो आप तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम है कि उसमें तो पाकिस्तान की इकॉनमी की, अमेरिका की इकॉनमी कुछ नहीं कर सकती है, उसका अपना एक डोमेन है, उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको उसमें लॉस होगा आज सुबह, ठीक है ना, तो देयर इज अ वेरी फैक्टर साइन कि भाई अब क्या होगा, मैंने तो $35 पे इन्वेस्टमेंट की है, अब $26 हो गया।
अब मैं अगर काम कर रहा हूँ PTCL के अंदर, PTCL की रिसर्च अलग है, PTCL का काम अलग है, PTCL की मैनेजमेंट अलग है, देयर इज़ नथिंग टू डू विद ऑयल, ठीक है ना, वो $10 हो या वो $200 हो जाए, तो मुझे आज मुझे वेरी फैक्टर साइन क्या है मेरे पास, मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली है बेसिकली कि मतलब एक चीज़ को आपने क्रिएट करना है और एक चीज़ को आगे लेके जाना है। तो जब $100 था, जब भी आपकी मार्केट ने परफॉर्म किया, आपने खुद देखा है, आप इतने 100 से भी ज़्यादा, मैं वो तो अगर आप एक एवरेज अगर आप एक एवरेज $100 लगा लें, तो $100 की मार्केट में भी हमने एक बेंचमार्क बनाया है स्टॉक एक्सचेंज। मुशर्रफ साहब के दौर में $60 था उस वक्त भी हमने 15,700 का इंडेक्स बनाया। जरदारी साहब के दौर में जो है वो $90 था, फिर हमने उसके बाद इंडेक्स नया बनाया हमने। इस तरह से जब ये गवर्नमेंट आई PMLN की 2013 के अंदर, उसके बाद हमने $108 के ऊपर भी ऑयल को देखा, अगर एवरेज कर लें $100 पे, उस पर भी हमने नए पीक्स बनाए, 36,000 का लेवल आपने अचीव किया। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ मिली है। ये मेरा ख्याल है कि 100-150 सालों में एक दफ़ा ऐसा होता है कि $100 का ऑयल, और आप सबसे बड़े बिगेस्ट इंपोर्टर हैं आप, और वो चीज़ आपकी $30 पे आ जाए, तो इतना बड़ा आपको ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिला है। इसको 100% कैश करें। ये आपने अगर कैश कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 10 साल बहुत सुकून से आपकी इकॉनमी चल जाएगी। ये जो ऑयल प्राइस कम होने का, जो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है उस पर काफ़ी चीज़ों में कैश कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट वो क्या चीजें हैं जो आपके ख्याल से उसको फायदा पहुंचा सकती हैं, जो ये इन स्टेप्स लेने चाहिए इनको, जो यू मीन टू से आइदर लिंक विद द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, और एक जनरल बात कर रहा हूं कि जो ऑयल प्राइस गिरी है, इसका फायदा हमें एनर्जी सेक्टर में भी है, इसका फायदा हमें ओवरऑल मईशत के ऊपर है, हर चीज में प्राइस कम आ गई, इसका पास ऑन होना चाहिए बेनिफिट, बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट इसकी क्या फवायद मईशत में हम देख सकते हैं, ओनली स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आपको इकोनॉमी के ऊपर फायदा पड़ता है, तो डेफिनेटली इकॉनमी से डायरेक्टली को रिलेटेड है आपकी स्टॉक मार्केट। बैरोमीटर आपकी इकॉनमी का स्टॉक मार्केट ही है ना। जिस तरह से आपकी इकॉनमी की बैकबोन अगर स्टॉक मार्केट है और वो चला रही है और वो तमाम चीज़ों को आपको लेके चल रही है आगे, इससे बहुत मेजर इन्फ्लोज होते हैं। तो अगर आपके सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर हैं आप, और आपको उसमें बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट आपकी इकोनॉमी में आता है, और जो आपका टैक्स का डेफिसिट है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमी आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो आप कहने का मतलब है कि इसके जो असरात हैं जो कि इकोनॉमी पे आएंगे उसको ऑटोमेटिकली पास ऑन होंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, हर चीज़। मेरा सवाल फिर ये है कि नेक्स्ट कम टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, सही है। पाकिस्तान में जो है काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी वो पिछले दिनों काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर ने जब अपने पैसे विड्रॉ किए, आई थिंक 315 मिलियन 2015 में थे, और साल के शुरू से अब तक 46 मिलियन जा चुके। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उसकी वजह से उसका उसमें रिड्यूस होती है वो। अब हम इन आर केस ऑयल प्राइस तो कम हो गई, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रही है फिर, तो वो एक फैक्टर भी फिर बड़ा देखने वाला है फिर। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप जिस तरह से आपने सारी बातें, जो एक आम इन्वेस्टर है उसकी क्यूरीज ली होंगी, वही सवाल फिर आप हमें देते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है ना, एक तो वो बहुत ही न्यू बॉर्न है, अभी वो 2005 के क्राइसिस के बाद चला गया था, फिर 2008 आ गया, फिर 10 में फिर चला गया। फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी और लोकल भी, अच्छा दोनों। और लोकल ज़्यादा घबराता है, फॉरेन इतना नहीं घबराता। लोकल भी जो मेरा, अगर मैं गलत करेक्ट कीजिएगा मुझे, 0.5% to 1% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, उसके अलावा लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। नेशनल क्लियरिंग ने जो अभी डेटा दिया उसके हिसाब से 2,30,000 कुछ यूएन खुले हुए हैं, उसमें से 35,000 यूएन कुछ ऐसे हैं जो मंथली काम करते हैं खाली। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतना कम परसेंटेज नहीं है। यू आर राइट, बट आप ये समझिए कि मैं ये बात कहता हूँ कि आज नहीं है, 2025 में आप ले लीजिए, आपके साथ बहुत बुरा भी हुआ है। मैं अच्छी बातें नहीं करने आया सारे यहाँ पे। 2005 में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है ना उसके केसेस का पता है, ना उसकी चीज़ों का पता है, ना उसके लोगों का पता है। 20,000 ख़ानदानों गए, फिर 2008 के आए, 110 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बन गई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस वक्त के जो थे वो भी आज़ाद घूमते हैं आज तक, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी करप्शन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन है। आप एक टारगेट किलर को तो रोड पे खड़ा होकर पकड़ लेते हैं कि उसने किसी आदमी को मारा है, लेकिन उस 20,000 ख़ानदानों का क्या है जिनके पूरे खानदान मार दिए, जिनकी पूरी 20-20 साल की इन्वेस्टमेंट चली गई। क्या नैब को, क्या दूसरे इदारों को ये लोग नजर नहीं आते? इनको लेना चाहिए अंदर। इनको 1-2 लोगों को जब आप सजा देंगे ऐसी, और मिसाल कायम करेंगे इस 18-20 करोड़ आवाम के सामने, तो फिर जाके लोगों को आएगा ख्याल कि मैं अपनी जेब से पैसे निकालूं और स्टॉक में लगाऊं या दुनिया की किसी भी जगह लगाऊं। पाकिस्तान में पैसा न लगाने की वजह ये रिस्क है या फिर अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी है। मैंने स्टडी किया एज बीइंग अ पार्ट ऑफ सनराइज कैपिटल, द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर द लास्ट 6 years and 4 months, what I experienced कि there is a 100% lack of awareness, communication
एंड द जजमेंट, ये किसको करनी चाहिए और क्यों नहीं कर रहे? एंड द जजमेंट, जजमेंट मीन्स कि हाउ टू जज योर इन्वेस्टमेंट। ओके, आपने कौन सा आदमी, मैं तो नहीं सीख सकता ना, somebody has to guide exactly. नहीं आप सीख सकते हैं, उसमें होता क्या है, आप मुझसे तो नहीं सीखेंगे, बट आप रात को जाके जब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बैठेंगे और उस पर 100 फोरम बने हुए हैं और 100 में से 99 फोरम ऐसे हैं जिनका कोई डायरेक्टली ताल्लुक ही नहीं है। 100 लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो 500, 1000 या लाख 2 लाख शेयर लेते हैं और आके उन्होंने 100, 200, 500, 1000 या 5000 लोग जमा कर लिए हैं। आप उस पर तो बिलीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। मैं तो अपना काम करके गया सुबह 1 घंटे, आपने मेरी बात को नहीं समझा, लेकिन आप उस चीज़ पे चले गए। तो अब ये आपकी कॉल है ना कि वेयर यू वांट टू गो, आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। मैं व्हाट इज द राइट अप्रोच? अब सिंपल बात यह है कि आपको स्टडी करनी है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको हम कर रहे हैं, हम एज अ पार्ट ऑफ सनराइज बैटर अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हम लोगों को बुलाते हैं, उनसे क्यूरीज लेते हैं। अभी हमने फोरम्स पे, पार्क टावर्स पे, यहाँ पे सब जगह पे, पब्लिक प्लेसेस तक पे, वर्कशॉप के अलावा भी हमने पब्लिक प्लेसेस तक पे खड़े होकर अपनी टीम को, लोगों को रोक रोक के पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि जी वो सट्टा है, वो जुआ है, 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं। किसी ने मुझे फिजिकल शेयर पकड़ा दिए, किसी ने मुझे चूना लगा दिया, उन्होंने वो शेयर दे दिए जो कंपनी डिफॉल्ट हो गई। मतलब आप बिलीव करेंगे मुझे कि 100 में से 98 क्यूरीज मेरे पास ऐसी आई हैं, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, जो अच्छे, जो जिनको अच्छी आप एक एजुकेशन, आप एक सर्किल से या लाइफ से आए हुए होते हैं, वो उनकी तमाम लाइफ बैलेंस है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन यू सी द पोर्टफोलियो, यू वोंट बिलीव कि ये आदमी और ये शख्स ये शेयर्स ले सकता है। मतलब देयर इज नो लॉजिक। इफ आई से टू यू कि जस्ट राइट मी 3 लाइन्स अबाउट दिस स्क्रिप्ट, कि ये XYZ है, ये स्क्रिप्ट है, इसके बारे में 3 मुझे कोई बुलेट पॉइंट्स दे दीजिए, मतलब यू कांट गिव मी, ठीक है ना। और वो आप जैसे देंगे फिर उस पर इंक्वायरी होगी SECB की, फिर वो लोग आप बिला वजह फंसेंगे उसमें। तो बॉटम लाइन ये है कि इस तरह से लोगों को मिसगाइड भी किया गया, इस तरह से लोगों को बताया भी गया है, इस तरह से लोगों को इस तरह का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए हम अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं कि भाई CDC मौजूद है, SECB ने अपना एक सिस्टम लगा दिया है जमा पूंजी। इस तरह से स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स हैं, हमारी आप इंक्वायरी है, आप SECB से करें, स्टॉक से करें, आप करें। अभी SECB ने, देखिए एग्जांपल देता हूँ, हम सब ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ ख़राब होती हैं, अच्छी भी होती हैं। SECB ने भी रिसर्च के ऊपर एक रिपोर्ट कंडक्ट की कि जी जो रिपोर्ट कर रहे हैं हाउसेस, वो अपनी रिसर्च देते हैं। हमने इनको रिसर्च दी 2 महीने पहले, उन्होंने हमसे रिसर्च ली, उन्होंने हमने हमारे रिसर्च स्टाफ का क्वालिफिकेशन ली, वो हमने दी, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस लिया, हमने दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए, हमने दिए। वो 1.5 महीने तक उस पर काम करते रहे, फिर उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट्स ली, फिर उन्होंने उसको मैच किया हमारी CDC से, बाकी चीज़ों से। कहीं हम रिसर्च देने के बाद उस पर फंडिंग सब कुछ करने के बाद दे इशू मी या सर्टिफिकेट कि जी ये आपका रिसर्च का नंबर और ये कोड है, और ये तमाम रिसर्च रिपोर्टों पे आपने पब्लिश करी, एंड यू आर अलाउड टू डू दिस, ठीक है ना। तो इफ़ आई एम डूइंग जेन्युइन एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग प्रोफेशनल, सो व्हाई हैव टू आई वरी अबाउट एनी फैक्टर। तो बॉटम लाइन है कि लोग चीज़ों को अपना खुद जजमेंट गलत बनाते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि लोगों की क्यूरी है कि स्टॉक मार्केट ऑयल नीचे आया तो स्टॉक मार्केट गिरी, तो भाई गिरी तो क्या करूँ मैं, मतलब मैंने तो फौजी सीमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ऑयल $5 नीचे चला जाए, ठीक है ना। तो मेरा एक फैक्टर है, वेटेज वाइज ऑयल सेक्टर का जो वेटेज है 10% है KSE 100 में, बैंकिंग इज 25% एंड द रेस्ट फार्मा, टेक, सीमेंट। तो अगर मैं देखता हूँ बैंकिंग इज स्टिल डूइंग वेल, फार्मा इज डूइंग वेल, सीमेंट छोटा सेक्टर है फिर भी अच्छा कर, टेलीकॉम भी सही कर, अच्छे कर रहे हैं लोग। तो 10% वेटेज इन ऑयल, उससे इतना फर्क फिर क्यों? क्या सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ है ही ऑयल में? जी है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट लिया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बेसिकली हुआ ये कि 2012 दिसंबर तक आपकी स्टॉक मार्केट डेड थी, बिल्कुल 2012 दिसंबर। ये 2009 में जब नई गवर्नमेंट बनी है उसके बाद से लेके 2012 दिसंबर तक स्टॉक मार्केट में एवरेज जो हमने रिपोर्ट निकाली अपनी 30 मिलियन शेयर का काम था। बॉटम लाइन ये थी कि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती थी, तो 100-150 पॉइंट फ्लक्चुएट करती थी, जहाँ खुलती थी वहाँ बंद हो जाती थी। 10 साढ़े 9 से लेकर 11 बजे तक काम होता था, उसके बाद इसकी लाइटें बंद हो जाती थी। ये लाइटें जलना शुरू होती थी फिर 1-1.5 बजे के बाद। तो लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे 2011-12 में। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह इसलिए याद है कि मैंने अपना जो वेंचर स्टार्ट किया वो 2009 में स्टार्ट किया, और 2008 तक जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। तो वो एक ज़िंदगी का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की हो, नया वेंचर स्टार्ट किया हो, चीज़ें हों और आपके बहुत बड़े आपके ख्वाब हों और आपकी बड़ी एक हिम्मत हो, बड़ी एग्रेसिव टीम हो आपके पास, लेकिन एकदम जो है वो समंदर रुक जाए एक जगह के ऊपर और शिप आगे ना चले, तो आप क्या करेंगे? आपके पास टाइटैनिक हो या आपके पास एक क्रूज़ हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पानी स्टैग्नेंट हो गया और उसने आपको जगह फ्रीज कर दिया तो हमारी मिसाल ऐसी थी।
तो उसके 12 के बाद, दिसंबर के बाद जब मार्केट ने रिवाइवल शुरू किया तो सबसे पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने आना शुरू किया। जब गवर्नमेंट का टाइम हुआ जाने का, 2013 में इलेक्शन थे, 12 आ गया, उनको यकीन हो गया कि अब गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी और उसकी पॉलिसीज़ थोड़ी बेहतर होंगी, उसकी इकॉनमी बेहतर होगी, उसका फाइनेंस मिनिस्टर शायद बेहतर होगा, तो वो एक ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हुई और उसने सबसे पहले शुरू किया ऑयल एंड गैस सेक्टर से। और वो सबसे पहले आया टेम्पल्टन, एक फंड है वो आया, वो जो कि इसने इन्वेस्टमेंट की OGDC के अंदर, ठीक है ना। OGDC में इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि OGDC का जो ₹1 का इजाफा है वो अभी भी 16 पॉइंट स्टॉक मार्केट के अंदर बनते हैं। तो जब वो आया और उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रिवाइवल नजर आया। फिर लोगों के आपस में क्यूरीज होती हैं कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है, क्यूरीज आ रही हैं ब्लूमबर्ग के ऊपर। आज एक ऑर्डर लग गया, भले 2 लाख या 5 लाख शेयर का लगा, लेकिन पहला ऑर्डर लग गया। क्योंकि जब ऑर्डर लगते हैं तो इस तरह तरीका, क्योंकि हमने 2004 में ये JP मॉर्गन का काम शुरू किया, तो जब पहला ऑर्डर लगता है ना उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जब ऑर्डर आ गया तो फिर ऑर्डर कंटिन्यू करता है। वो ये नहीं होता कि आज आए 2 लाख शेयर लिए और उन्होंने कल कहा कि बस यार ख़त्म करो, हमने नहीं लेना। क्योंकि उनकी एक, अगर उनकी 70-80 बिलियन डॉलर के पोर्टफोलियोज हैं, आप ये देखिए ना, आपकी 70 बिलियन डॉलर की मार्केट है, वहाँ का एक फंड 80 बिलियन डॉलर का है। तो डेफिनेटली एक अगर 0.001% भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी 500-600 मिलियन डॉलर तो वैसे बन जाती है। तो अगर वो आए तो फिर उन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट शुरू की तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आए, वो OGDC में आए सबसे पहले। OGDC का वेटेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, उसका एक, अब मैंने आपको बताया कि क्या रेशो है उसका, वहाँ से मार्केट का रिवाइवल हुआ। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो में होते, जो बाहर के इन्वेस्टर आते हैं, क्या वो खुद स्टडी करके आते हैं या फिर हमारी जो आप लोगों जैसी कंपनीज हैं वो भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि यार ठीक है, ऑयल एंड गैस इज नॉट डूइंग दैट वेल दीस डेज, व्हाई नॉट बैंकिंग, व्हाई नॉट फार्मा, व्हाई नॉट, तो ये एक आई थिंक एक फैक्टर है जो कि मार्केट को हमारा ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। तो हम लोग इसमें कुछ है हमारी डायरेक्शन। व्हाट आई फील अबाउट इंटरनेशनल इन्वेस्टर, दे आर एक्सट्रीमली स्मार्ट राइट नाउ। ऑब्वियसली दे आर। In 2004 and 2005, I remember that time when we worked with Templeton and JP Morgan, तो वो उनको इतनी जजमेंट, इतनी अंदाज़ा नहीं था। वो आते थे, हम उनको कॉल्स देते थे, रिसर्च रिपोर्ट देते थे, वो समझते थे, उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर देते थे। अब उनके साथ भी इतना बुरा हुआ है, लोकल इन्वेस्टर के साथ साथ 2005 में 8 में उनके साथ भी इतना बुरा किया गया है और हुआ है कि अब वो आप पे बिलीव नहीं करते। वो एक तो 30 इंडेक्स 100 इंडेक्स से ऊपर जाती नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। हालांकि आपके पास 583 या 570 अराउंड 559, हाँ तकरीबन ऐसी कंपनीज हैं आपके पास। Exactly, आप बताइए हम क्या कर रहे हैं। अगर आप, मैंने आपसे कहा 35,000 यूआइन अगर आपके पूरे महीने काम कर रहे हैं और अभी तक 2.5 लाख यूआइन है, तो आप ये भी तो देखिए कि 550 कंपनीज में से हम सिर्फ 100 इंडेक्स 30 इंडेक्स से बैठे हुए हैं। प्लस ये है कि वो अपनी जजमेंट करते हैं, उनकी अपनी रिसर्च टीम है। आप बिलीव करेंगे पहले उनके पास रिसर्च टीमें नहीं थी, अब उनके पास अपनी रीजनल रिसर्च टीम है जो रीजन को रिसर्च करती हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, स्पेसिफिक रीजन को रिसर्च करती हैं। वो रिसर्च बना के उनको देती हैं, फिर वो आपसे क्यूरी लेते हैं, ठीक है ना। वो आपसे ब्लूमबर्ग में पूछते हैं कि भाई ये चीज़ें, इस पर डिबेट कर लें, डिस्कशन कर लें, या आप जो है वो हमसे आर्ग्यूमेंट कर लें इसके ऊपर, या आप कोई हमें ब्रीफिंग दे दीजिए, या कोई ऐसी ऑनलाइन आके कोई चीज़ बता दीजिए हमें। फिर जब आप सही होते हैं और वो आपके क्लाइंट होते हैं, वो फिर आपके पास आके वो एग्जीक्यूट करते हैं। बट एग्जीक्यूशन के भी तरीके उनके बड़े डिफरेंट होते हैं। मैं आपको रोकूंगा, एक ब्रेक पे जाना है। नाज़िम, जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक एंड कंटिन्यू द डिस्कशन। वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अभी खत्म कर रहे हैं। जस्ट विल कम बैक सून। थैंक यू। नाज़ीम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर, उसका साइकोलॉजी, वो किस बेस पे इन्वेस्ट पाकिस्तान में करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वापस हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सर प्लीज़, आप बता रहे थे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट की फॉरेन इन्वेस्टर ने आके, और अब रीजनल टीम्स बन गई हैं बिकॉज ऑफ मिसहैप्स दैट हैपन। वो अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करके खुद फैसले करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन अगेन है सर कि अगर वो थोड़ा सा बट आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स आउटसाइड एज वेल। और एक जो आपकी अपनी रेपो होती है वो एक ब्रॉडर रेपो से ज़्यादा अच्छी होती है। और आपको चाहे ट्रस्ट लेवल उनका वैसे कंट्री के ऊपर थोड़ा सा हिल गया हो, बट आपके साथ जो एक क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप है वो उनकी अभी भी होगी। तो आप लोग क्यों नहीं उनको दूसरे सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्ट करते हैं? नहीं, देखिए बेसिकली हम करें या कोई भी करे, बॉटम लाइन ये है कि कर रहे हैं, काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम नज़र नहीं आ रहा कि मूव करते वो लोग ना। वो तो देखिए स्पेसिफिकली आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि अगर रोज़ाना आपकी 3-4 मिलियन डॉलर की आउटफ्लो इनफ्लो है, ये तो आप एक एवरेज एक टैग लाइन देखते हैं कि जी इतना इनफ्लो हुआ, इतना आउटफ्लो हुआ, उसके पीछे कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, ये आपको रिपोर्ट शायद इतनी डिटेल में नहीं आती है लोगों के पास कि भाई 8-9 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है और एवरेज आपका 3-4 मिलियन डॉलर या तो आउटफ्लो हो जाता है या इनफ्लो हो जाता है।
बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान की करेंसी जितनी ज़्यादा डीवैल्यू हुई है और जो हाल किया गया है उसका पिछले 4-5 सालों में, उसके हिसाब से तो आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। और ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में या होने वाला है, जिसकी वजह से आपको इतने मेजर नज़र आ रही हैं चीज़ें। वरना आप बिलीव करें 2009 से लेकर 2012 तक मुझे अच्छी तरह से याद है, आपके तो कोई $0.5 मिलियन भी काम नहीं होता था। $5 लाख भी कोई लगाने को या बेचने को तैयार नहीं होता था। अगर हो जाता था तो लोग पूरी मार्केट में शोर हो जाता था कि भाई आज ये काम हुआ है और इस तरह हुआ है। आज $10-10 मिलियन आपका आउटफ्लो हो रहा है और इनफ्लो हो रहा है, और एवरेज $3-4-5 मिलियन। जब मार्केट ये चली है आपकी 2015 जनवरी से लेके और जुलाई 2015 तक, और जुलाई के बाद से मार्केट इतनी एक्टिव नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली 4-5 महीनों के अंदर, तो एवरेज आपका जो है वो $8 से $10 मिलियन का भी आउटफ्लो इनफ्लो चला गया था एवरेज। तो इसका मतलब है वो $10 मिलियन से भी शूट कर गया था ऊपर। इन टर्म्स ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट इन ग्लोबल मार्केट्स विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अब इस वक्त तो आउटफ्लो ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। उसको रोकने के लिए या उसको दूसरे सेक्टर, बिकॉज ऑयल मेजर रीज़न इसका ये नज़र आता है कि ऑयल एंड गैस, क्योंकि वो ऑयल जो है वो बहुत प्रेशर में है, तो जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ से भागने की उन सेक्टर से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वाई कांट यू स्टॉप दैट इन्वेस्टर, उस इन्वेस्टर को वहाँ क्यों नहीं रोक लेते कि ठीक है यार यहाँ से निकाल के इन्वेस्ट इन सम अदर सेक्टर? देखिए ऐसा हो रहा है, मतलब बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो चले जाएंगे लेके पैसे, ऐसा नहीं है। आउटफ्लो ही हो रहा है ना सर? वो आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो उसकी परसेंटेज ऑयल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो $10 मिलियन अगर $8 मिलियन वो OGDC से निकालते हैं, वो आके 6 मिलियन या 5 मिलियन शेयर OGDC के बेचते हैं, तो उसकी एक तो रेट में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। जो इन्वेस्टमेंट वो करने आ रहे हैं, अब हबीब बैंक लेने आएंगे तो उसका रेट ₹200 का रेट है, और ऑयल आपका OGDC ₹100 का रेट है आपका, तो डेफिनेटली वो फ़र्क पड़ता है आपकी चीज़ों में। उन्होंने अगर 6 मिलियन शेयर बेचे तो वो 2 मिलियन 3 मिलियन शेयर वो हबीब बैंक के ले लेते हैं, या वो UBL के ले लेते हैं, या वो दूसरे बैंकों के ले लेते हैं। बैंक्स में आ रहे हैं वो, फार्मा के अंदर आ रहे हैं वो, फूड सेक्टर में बहुत आ रहे हैं पाकिस्तान में। सीमेंट सेक्टर में हमने देखा है कि पिछले 15-20 दिन से अच्छे इन्फ्लोज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि पाकिस्तान में जो ये कॉरिडोर बन रहा है अभी, और जो चाइना तक के साथ अब $45 बिलियन की जो बातें हो रही हैं, उससे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाले वक्त में जो है वो अपसाइड आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो एक साइड पे काम कर रहे हैं। वो आपकी सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, हमें ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है रोज़ाना, आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी। क्वेश्चन मेरे लिए ये है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, बहुत एक्टिविटी है कि नहीं है। भाई आपका चैनल चल रहा है, सबसे अच्छी चीज़ है ना, बस आपके लिए बिल्कुल आपका इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, देयर शुड बी समथिंग। इफ देयर इज नथिंग तो इट्स अ वेरी फैक्टर साइन कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों कहाँ का इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, क्या वो पाकिस्तान को आगे सही नहीं देख रहे, क्या कुछ ना। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको, आप बिलीव करें कि आपको शायद 5 मिनट बाद पता चलती हो स्टॉक मार्केट की खबर या इंडेक्स के बारे में। गोरे को इस वक्त हर 2 सेकंड के बाद पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप एक डील होती है ना, उसके 5 मिनट के बाद उससे पूछ लीजिए, उसको पता होता है कि वो डील कहाँ से हुई है और किसने कराई है और किस रेट के ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड वाइड जो मैक्रो जो IMF जब भी कोई रिव्यू, जैसे भी 10th रिव्यू खत्म हुआ है, उस रिव्यू के बाद भी उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में बड़ी अच्छी बातें की हैं कि इट्स गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, इट्स गोइंग रोबस्ट। अब हमको यहाँ रहते हुए नज़र आता है कि शायद थोड़ी चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आती, बट जो इंटरनेशनली जो है, जो इन्वेस्टर है वो उसको बाय कर रहा है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन दीज सेक्टर्स बिकॉज ऑफ CPEC। एक सीमेंट इंडस्ट्री में भी आपको नजर आ रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, एक्सेलेंट, गुड सर। ये जो हमारे जो इंटीग्रेशन अगेन विद जो ग्लोबल मार्केट्स है, अगर इसकी ये कितनी ज़रूरी होती है किसी स्टॉक एक्सचेंज के लिए, बीइंग इन द मार्केट लाइक इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, इसका हो जैसे वो एक थोड़ी सी साइंटिफिक सी बात है जो मैं थोड़ी देख रहा था कि वो कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन एक देखते हैं, तो क्या वो अप्लाई करता है पाकिस्तान जैसी मार्केट्स, मुल्क की मार्केट्स पर, या वो जैसे आप पहले कह रहे थे कि हमको तो उसको नॉट ऑन द इंडिसेस बेसिस, इट शुड बी मोर लुक्ड एट ऑन द कंपनी लेवल, तो उसका कोई फर्क पड़ता है चीज़ों से? सॉरी, जैसे आप टाइप की कंपनीज जो है वो इस टाइप की रिसर्च वगैरह करते हैं क्या ये लोग? देखिए बेसिकली व्हाट आई फील एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर एज अ ब्रोकरेज इंडस्ट्री पूछे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूछे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज अ लोकल इन्वेस्टर पूछे मुझसे आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइदर इन कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर और इस्लामाबाद, बट होना इक्वल चाहिए था। इक्वल एक तो था नहीं, ठीक है ना, रेशियो में बहुत मेजर फ़र्क था।
ठीक है। 90% अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज संभाल रहा था तो 6-7% आपका लाहौर संभाल रहा था, बाकी इस्लामाबाद संभाल रहा था। बहुत मेजर डिफरेंस था। तो एक वो फिनोमिना भी है, जब पाकिस्तान एक है, मुल्क है, एक है, कौम एक है, तो एक चीज़ होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। किसी को एहसास कंपनी नहीं होना चाहिए कि लाहौर का मेंबर सोचे कि यार मेरी मार्केट में सिर्फ 20 लाख शेयर का काम हुआ और कराची में आज 200 मिलियन शेयर का काम हो गया। भाई वो भी तो बिजनेसमैन है, वो भी तो काम कर रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद वाले को ये फीलिंग नहीं, क्योंकि सब एक ही कौम है, एक ही भाई हैं और सब एक ही सिस्टम से निकल के आ रहे हैं हम लोग, और सबने पाकिस्तान के लिए काम करना है। बॉटम लाइन यही है। तो हुआ ये है कि ये एक फैक्टर नज़र आ रहा था पिछले काफ़ी सालों से। पहले से ये हुआ कि जब ये आगे गए शेयर्स को देने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेने के लिए, तो उन्हें टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो बैलेंस शीट वो देते थे लाहौर की, फिर एक इस्लामाबाद की, फिर कराची की। अब उनको रेशियो समझ में नहीं आ रहा था, किस रेशियो से हम काम करेंगे, किस रेशियो से हम शेयर्स लेंगे, किस रेशियो से हम आएंगे। प्लस उस हालात में पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ख़राब थी, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब थे। तो वो फैक्टर तो 70% तो वैसे ही माइनस हो जाता था। 30% वो यहाँ पे आके कंफ्यूज थे कि भाई ये स्टडी करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता कि ये एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी और किस रेशो से हम क्या काम करेंगे। तो जो 30% वाला फैक्टर है, 70% तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। वो 70% में लॉ एंड ऑर्डर और इकॉनमी है। वो एक चीज़ आपकी आर्मी संभाल ली और एक चीज़ आपकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान संभाल ली, फाइनेंस मिनिस्ट्री। 30% का ये फैक्टर ये किया गया कि जी इस चीज़ को कवर अप कर लें आप और इसको एक बना दीजिए, लाहौर को, इस्लामाबाद, कराची को, ताकि एक बैलेंस शीट हो जाए, एक सिस्टम हो जाए, वो यहाँ आए, विजिट करें, लोगों से मिलें। There should be a one entity. They have to, if they want to invest, they have to study the one balance sheet, और वो आगे सिस्टम को देखिए और फिर अपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप करें। ठीक। तो मतलब इसका जनरल जो फायदा नजर आया वो नजर आया कि दे हैव टू डील विद वन एंटिटी एंड दे नो कि वो एक सारी बैलेंस शीट एक उनको कंसोलिडेटेड नजर आ जाती है, उसके अपना डिसीजन मेकिंग आसान हो गई है। एंड दिस बेनिफिट्स ओनली फॉर इंटरनेशनल बायर, ठीक है ना। जो स्टॉक जो आपने सवाल किया था, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो नहीं जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स लेने आ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो जो स्टॉक मार्केट को लेने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये शेयर्स बेचना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट के, ताकि उसका बेस बढ़ जाए और वो बेनिफिट हो, क्योंकि ट्रैक होल्डर कर दिया तमाम मेंबर्स को उन्होंने, तो उसकी वजह से ये काम किया गया है। ये वो इन्वेस्टर नहीं है कि जेपी मॉर्गन है, टेम्पल्टन आया उसने ओजीडीसी लेने तो उसको फायदा होगा कि जी मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा हूँ, उसको कोई ताल्लुक नहीं है इससे। वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा था, उससे खुश था, मैं भी खुश था, आप भी खुश थे, कोई मसला नहीं था। ये उन लोगों के लिए जिनको ये बेचना चाह रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट के शेयर, स्टॉक मार्केट की अपनी होल्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जी अगर वो ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट आपकी इंटरनेशनली ग्रूम ज़्यादा कर सकती है, बड़ी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। क्योंकि उनकी अगर एक्सेस चाइना के अंदर है, जापान में है, या उनकी एक्सेस मलेशिया में है, तो उनके कहने से इन्वेस्टर पाकिस्तान में ज़्यादा आ जाएंगे। अभी हमारे रोड शोज़ करने से और हमारे कहने से इतने इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे। ओके, सो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि जो ये एक इसको मर्ज किया उससे फ़ायदा ये होगा जो हमारी जो शेयर होल्डिंग विद इंटरनेशनल मार्केट वो थोड़ी सी चांसेस है। इस पर कोई काम हुआ है अभी तक? कुछ नजर बहुत काम हुआ है, डीम्यूटिलाइजेशन कमेटी ने बहुत काम किया है, इन्होंने रोड शोज़ भी काफ़ी किए हैं। फिर ब्रोकेज इंडस्ट्री में सब अपने अपने इंडिविजुअल रोड शोज़ तो करते हैं और काफ़ी काम करे। उसके अलावा जब ये काम करने गए ये लोग, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को पिच करने की कोशिश की और इस कमेटी ने, और काफ़ी लोगों से बात करी। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 2005 के जो हालात गुजरे और जो कुछ किया गया इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ भी, लोकल के साथ भी, 2008 में जो कुछ हुआ, तो डेफिनेटली आप 110 तो हम पे बिलीव करना, ये बहुत मुश्किल एक काम है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अगर अभी आप जाके इंटरनेशनली बात करें तो ट्रस्ट जो डेफिसिट है ना वो बहुत बढ़ गया है। एक जो आजकल वैसे हमारी सिचुएशन है विद लैंडिंग एजेंसीज, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम जब हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि अभी भी जैसे हमें जो IMF प्रोग्राम है उसमें 14 वेवर मिल गए जो कभी पहले हुआ ही नहीं। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि आपके 14 वेवर आपको उन्होंने दिए हैं, फिर भी आपको लोन मिले जा रहा है। तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं इन बिल्डिंग दैट ट्रस्ट एंड सेलिंग दिस शेयर होल्डिंग ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इनटू द फॉरेन मार्केट। देखिए व्हाट आई फील कि आपको पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट की मैंने बात की ना, आपको एक ब्रिज की ज़रूरत है। आपके इतने बुरे हालात होने के बाद और यहाँ पे जिस तरह से किया गया है इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ भी, लोकल के साथ भी, आपको एक ब्रिज की ज़रूरत होती है। जब आप वो ब्रिज ले लेते हैं ना अपने साथ, तो वो एक तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को 50% संभाल लेता है, 50% वो आपको समझता है, ठीक है ना। जिस तरह से टपाल ने, दूसरी कंपनी ने पावर प्लांट लगाए, अब वो गवर्नमेंट को पावर बिजली देते हैं। अब होता ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल 32 मेगावाट का उनका बिजली का प्लांट है, तो 32 मेगावाट वो दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अब वो गवर्नमेंट में जब जाती है तो पेमेंट का टाइम आता है तो वो पेमेंट नहीं मिलती उनको। तो उन्होंने तरीका क्या निकाला ब्रिज का, कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF को बीच में डाल दिया।
ठीक है ना, उन्होंने उनसे एग्रीमेंट कर लिया, आर्बिट्रेशन की डील हो गई। अब होता ये है कि मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह के सिस्टम हैं, यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पे चीज़ें नहीं है। आप प्लीज मेरी बात समझें कि यहाँ पे ऐसी, तो ये डेफिसिट पूरा करने के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए। हाँ, 20-25 साल बाद जब एक अच्छी यूथ आएगी, एक जनरेशन आएगी फ्रेश, एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ के आएगी और वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्योरली कुछ करना चाहेगी, जिसमें कोई बेनिफिट ना हो, जिसमें किकबैक्स ना हो, जिसमें इश्यूज़ ना हो, तो वो फिर आपका इजीली काम हो जाएगा और लोग ट्रस्ट करेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हुआ ये कि जब वर्ल्ड बैंक और IMF को बीच में डाल के उन्होंने आर्बिट्राज किया और उनको एग्रीमेंट किया उनके साथ, एक परसेंटेज उनको अपने प्रॉफिट की उनको देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन पेमेंट अब क्या होता है कि 90 डेज़ की जगह पेमेंट 60 डेज़ में रिलीज हो जाती है। अच्छा, ओके। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जब आप ये शेयर्स स्टॉक के दे देंगे इंटरनेशनल बायर को, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये होना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। जिस तरह से अभी आप PIA की बातें कर रहे हैं, इस तरह से आप समझ लें कि स्टॉक मार्केट के भी शेयर किसी को देने 10 साल बाद फिर इस पर हो रहे होंगे, जबकि 5 साल पहले मैंने कहा था। मेरा अगला सवाल आपसे था, इसका नुकसान क्या हो सकता है पोटेंशियली, क्या मतलब व्हाट कुड बी द डाउनसाइड? देखिए, मतलब इसका नुकसान वही है कि आपने एक बच्चे को डेवलप किया, उसको बड़ा किया, 25 साल बाद आपने किसी को दे दिया और वो 10 दिन बाद उसकी बातें मानने लग गया, उसके कहने पे चलने लग गया। तो ये तो वही मिसाल है ना। तो आपने इतना डेवलप किया है स्टॉक मार्केट को 20-25 सालों के अंदर, हम दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, इस वक्त दुनिया भर में हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मसला ये क्या है कि हम छोटे फ़ायदे के लिए ना बहुत बड़ा फ़ायदा हाथ से निकाल देते हैं। अच्छा, अगर इसको ना करें, ये जो करना चाह रहे हैं लोग, तो इसका हमें इसका फ़ायदा मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका ज़ीरो नुकसान है, ठीक है। बट फायदा ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो अभी अगर 20-25 फंड काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके आने, तो फिर मुझे बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है ना फिर। देखिए, क्योंकि मुझे ट्रस्ट डेफिसिट तो है हमारा। मैंने आपसे ये कहा ना कि हमारी पाकिस्तानी एज अ कॉम एक बड़ा मसला हमारा ये कि हम छोटे फायदे के लिए ना बहुत बड़ा फायदा छोड़ देते हैं। वो बड़ा फायदा क्या है? वो बड़ा फायदा ये है कि जब आपकी अपनी मार्केट, आपका अपना बेबी आज से 20-25 साल के बाद एक हेल्दी इंडेक्स पे खड़ा होगा, एक 800, 900 या 1 बिलियन शेयर का काम होगा उसके अंदर, वो इंडिया की मार्केट के कंपेयर कर रहा होगा, ठीक है ना। अभी तो आप बिलीव करें, मैं अभी इंडिया मैंने विजिट करके देखा कि 10% भी आप इंडिया के बराबर काम नहीं कर सकते। साइज उनका बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, मिसालें तो हम बहुत देते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी विजिट भी करके देख लीजिए, कभी वहाँ पे जाके देख भी लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है और उनकी हिस्ट्री कितनी बड़ी है। अब 200 साल की हिस्ट्री अमेरिका की है, एक सेकंड में एग्जाम्पल दे देते हैं कि अमेरिका की मार्केट में तो ये हो रहा है, ठीक है ना। हमारी मार्केट तो अभी चले हुए, इसको मुश्किल से 12 साल। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो बराबर की है। मैं नहीं इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री आप अभी से लेते हैं ना, आप 1947 से क्यों लेते हैं? बात ये है कि उन्होंने तो आपको श्रीलंका की मार्केट में आपको पता है कि पहली कंपनी ने कब काम किया? 1859। अच्छा, ओके जी, किसी ने स्टडी किया इस बात को? नहीं किया स्टडी, ठीक है ना। 910 के अंदर 1910 के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट डेवलप थी, ठीक है ना। श्रीलंका, लेकिन इस पे सवाल मैं श्रीलंका का क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा। श्रीलंका ने 1859 में काम किया था, बट मैं थोड़ा सा देख रहा था, रिसर्च देख रहा था, उसमें कहते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान मार्केट जो है, वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ रेजिंग कैपिटल बिल्कुल बराबर है। देखिए, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, आप बराबर नहीं है, आप मैं बिलीव करें, आप बराबर नहीं है। मैं 3 दिन वहाँ रहकर आया हूँ, आप बराबर नहीं है। आप उनसे 25% बेटर हैं। वो तो फिर और भी तो मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे कि हम सिर्फ ख़राब बातें और नेगेटिव बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, चीज़ों के बारे में, इसके बारे में। मतलब जो चीज़ अच्छी है वो नहीं दिखाते हैं, एक चीज़ बुरी है वो दिखाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अगर ख़राब है, इसको मैं आपको बताऊंगा हाईलाइट करके 1 घंटे तक, लेकिन ये चीज़ मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक ख़राब नहीं हुई, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको। मसला सारा ये है, हमने इतना अच्छा काम किया है। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं करता मैं पूरे पाकिस्तान के, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप कंपेयर कीजिए, आप इंडिया चले जाइए, इंडिया में आप दिल्ली में उतर के सिर्फ दिल्ली का रोड कैपिटल आप कंपेयर कर लीजिए इस्लामाबाद के रोड से, ठीक है ना। आप कहेंगे भाई बराबर है, बराबर नहीं है। दिल्ली तो ये इन्होंने तो ये 1755 में बना दिया था रोड, तो बॉटम लाइन है कि 250 साल पुराना रोड बना हुआ है, वो उसको सही तरीके से बना नहीं पाए। हमने 1947 से 2015-16 तक हमने इस्लामाबाद का नक्शा बदल के उसको यूरोप से आगे लेके चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज कराची देखें कितना बेहतर है, आपका चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अगर आप सिर्फ 68 ईयर्स की हिस्ट्री लगाएंगे, जिसमें से 32 साल आपके जो है वो माशाल्लाह की नज़र हो गए और बाकी के 30-32 साल आपको मिले, तो 30-32 सालों में जो आपने काम किया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अमेरिका से जाके कहेंगे ये एक मुल्क देते हैं आपको, 32 साल का टाइम है, ऐसा करके दिखा दो, वो आपसे माजरत कर लेगा। आपकी बातें जो है ना, आई थिंक इट्स वेरी गुड टू हियर सम पॉजिटिव्स, बट थोड़ा सा जब मैं एक और साइड आपको लेके दिखाता हूँ, दिस इज़ नॉट रेलेवेंट टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। रोड हमारा इस्लामाबाद का अच्छा कंपेयर टू दिल्ली, बट सर अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स की, आप बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, इंडिया इज़ $1 ट्रिलियन, ठीक है जी।
अब वो भी फिर एक कंपैरिजन आता है, फिर उसके बाद फिर जो सोशल बेनिफिट्स, टैक्सेशन रेट्स, इन सब पे देखा जाए तो फिर मतलब देखिए ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट में हमने बहुत अच्छा काम किया होगा, आई एग्री विद यू, बट इन टोटलिटी जब आप देखते हैं तो फिर वहाँ पे अगर जब बात की जाए तो वो थोड़ा सा जो है ना पिक्चर बड़ी डार्क नज़र आती है। नहीं देखिए, डार्क नहीं है पिक्चर सर, बात ये है कि बहुत पिक्चर क्लियर है। हमारी अपनी एक जजमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग है, हम जिस तरफ ले आया जाता है ना हमें, उस तरफ हम चले जाते हैं बेसिकली। हमारी अपनी जजमेंट, हमारी अपनी वैल्यूज़, हमारे अपने जो है ना एक सोच नहीं है कि मेरी एक सोच ये है, पाकिस्तान कैसा भी हो मेरी एक सोच ये है, बदतरीन हालात में भी मेरी सोच ये थी, आज अच्छे हालात में भी मेरी सोच ये है। अब मसला क्या है कि अगर 18 करोड़ की आबादी में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के अंदर आपका गैप आप देखिए, वो गैप अभी 14-15% का रह गया है। वो मेजर गैप था आपका, नो डाउट, मतलब 14% से और 13% से पिछले इस साल भी आपकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में फ़र्क पड़ा है। वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि एक साल तो ये धरनों की नज़र में हम गुजरे हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं, लेकिन 18 करोड़ की आबादी और 1.25 अरब की आबादी में डिफरेंस तो देखिए ना सर। वो तो फिर आपका पाकिस्तान का रिचेस्ट मैन जो है वो $5 बिलियन का है, और वहाँ पे जो है वो अंबानी $55 बिलियन का है। एग्जाम्पल कि देयर इज नो कंपैरिजन ना, बट आप ये देखिए कि आप उनसे कहिए कि अपने इस अरसे में आपने क्या काम किया और अपने इस 30-35 साल में आपने क्या काम किया। हमने काम किया है, स्पेशली मुशर्रफ के आने के बाद, जनरल मुशर्रफ के आने के बाद 98 के बाद पाकिस्तान में काम हुआ। ये कोई नहीं कह सकता, वो जो भी थे, वो जनरल थे या आर्मी के थे या जो भी थे, मतलब ही वाज द मैन हु डिड समथिंग फॉर पाकिस्तान। ये मैं बरमला कह रहा हूँ आपसे। और 2002 के बाद 2008 तक जो कुछ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बना, पाकिस्तान डेवलप हुआ, इंटरनेट, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया पाकिस्तान के बारे में कि जी अगर जनरल आएगा या मार्शल आएगी या इसीलिए अगर आज जरा सा खराब ये तो हमने एक ट्रेंड देखा है, नॉट ओनली जनरल मुशर्रफ, अगर आप 60s का एरा भी देखें जब अयूब खान वाला, उसमें भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये तो एक हमारा एक वो है। मैं इस पर एक बड़ी अच्छी सी बात करूँ आपको, ये इसके खिलाफ क्यों हैं, मतलब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आ जाता है एज अ प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ लोग क्यों हैं या उसके खिलाफ मीडिया क्यों इंटरनेशनली, क्योंकि इसमें काम होता है और शायद वो डरते हैं कि पाकिस्तान के काम होने से वो डरते हैं काम के। आप मुझे एक खराब चीज़ बताइए, मतलब वो जो पर्सनल 2-3 चीज़ें हुई, भुट्टी वाला मामला, ये वो एक अलग, उससे इकोनॉमी को ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मईशत, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या यही वजह है कि जैसे ही आवाज़ें निकलना शुरू होती हैं कि जी हालात ख़राब हो रहे हैं और आर्मी को टेक ओवर, तो फौरी तौर पे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ की सो कॉल्ड NGOs रोड पे आ जाती हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉटम लाइन है कि काम होता है, काम 2000 से लेके और 2008 तक बहुत काम हुआ। 2002 से 2008 तक स्टॉक मार्केट परफॉर्म द बेस्ट। अच्छा, इसका कंपेयर कर लीजिए 2008 से 2013 तक क्या हुआ। मैंने आपको अपनी मिसाल दी ना जी, आप कि मैंने ज़िंदगी का सबसे, मैं समझने लग गया था 2011 में 10 में कि मैंने ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन ले लिया, गलत फैसला कर, लेकिन मैं उस पर स्टैंड करा, मैंने फ़ाइट करी दिन रात, मैंने सिस्टम से फ़ाइट करी, मैंने लोगों से फ़ाइट करी, मैं अपने असूल पे खड़ा रहा, मैं अपने काम पे, बिजनेस पे लगा रहा। अल्लाह ताला ने उसका ये दिया गया कि जब मैंने उसको 2012 के बाद जब मार्केट का रिवाइवल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने अचीव किया अपने टारगेट को, और हम अपनी चीज़ों तक आए और एक सिस्टम में चलते हुए आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बॉटम लाइन यही है कि इंटरनेशनली आपका फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, बट एक लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। आप अगर इसी तरह से, हम अब होता है कि आप गवर्नमेंट में आपने एक चीज़ प्राइवेटाइज़ करनी है, आप प्राइवेटाइज़ कर देंगे, आपने दे दिए $1 बिलियन के हबीब बैंक के शेयर्स। आपको पता है हबीब बैंक का पूरे 5 साल का डिविडेंड कितना है? $1 बिलियन का डिविडेंड है खाली 5 साल का। वो आपने हबीब बैंक $1 बिलियन के अंदर दे दिया। आपने तो दे दिया, थोड़ा फ़ायदा आपको हुआ होगा ये ट्रांजेक्शन कराने में या करने के अंदर, ठीक है ना, लेकिन आपने आने वाले 20 साल बाद सोचा कि कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मुर्गी काटने वाली बात, मैंने आपको जो मिसाल दी ना, आपने कहा कि बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है, मैंने आपको मिसाल दी कि छोटे फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कल आप इस पोजीशन में नहीं रहेंगे, तो जो फायदा उठाना है वो उठा लो। तो आपने छोटे फायदे के लिए 20 साल के बाद का आपके जो बेटे बेटी का जो फायदा था वो और इस कौम का फायदा था वो आपने छोड़ दिया। जब आप ये करते रहेंगे ना, तो आप बिलीव करें, एक आदमी अगर इस कौम में ऐसा आ गया ना जिसने ये सोच लिया है, सेक्रीफाइस कर लिया कि मुझे ये छोटा फायदा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ कि उस दिन से पाकिस्तान का टर्न अराउंड होगा, और पाकिस्तान का टर्न अराउंड वो होगा जो दुनिया ने कभी देखा भी नहीं है। सर, आई टोटली एग्री विद यू। दिस थोड़ा टाइम कम पड़ गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, वी हैड अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी आई वुड से बहुत एनर्जेटिक गेस्ट हमारे थे। काफ़ी उन्होंने हमको अच्छी अच्छी बातें बताई। इंटरनेशनल मार्केट से हमारा लिंकेज, उनका ये जो मैं समझ सका हूँ, समराइज़ कुछ तरह करूँगा कि लिंकेज हमारा है, बट हमारा ज़्यादा जो लोकल और एक डोमेस्टिक जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो हमारी स्टॉक मार्केट पे अभी भी ज़्यादा प्रिवेल करता है। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड लुक मोर इनटू दोज फैक्टर्स। ऑयल से हमारा
फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली दुनिया भर में होता है, हमारा भी होता है, बट इट शुड बी मोर स्पेसिफिक टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट यू आर बाइंग, उनके बारे में। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा आज इनकी डिस्कशन में वो ये था कि ये जो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शेयर होल्डिंग को सेल आउट करने की जो बात हो रही है, जिसका मेन रीज़न ऑब्जेक्टिव था इसको PSX बनाने का, इसका शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो है, बट अगेन लॉन्ग टर्म शायद हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं जो कि हम सेक्रीफाइस कर पाएंगे। नाज़रीन, इसी पर हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। विल मीट यू अगेन टुमारो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए केस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।